हेलो, क्या हाल है सबका। सब नादों के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस। बच्चों, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन तो हमने पढ़ा ही है। वहां पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। हमें दो बॉडीज दी हुई हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ये हमें ग्राउंड दिया हुआ है। इस ग्राउंड के ऊपर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता था बच्चों? एक्स वाई जेड एक्सिस का सेट और एक क्लॉक, यही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती थी। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बॉडी ए के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे अगर बॉडी ए मूव करेगी, और जो वो वेलोसिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको हम कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि यही ग्राउंड है जिसके ऊपर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है। और वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब बॉडी बी के कोऑर्डिनेट्स इस एक्सिस के सेट के हिसाब से चेंज हो रहे होंगे जब ये मूव करेगी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। अब हमें चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, मतलब हमने एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉडी बी के ऊपर रख दिया जिसको हम सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बॉडी ए की कोऑर्डिनेट्स भी तो चेंज हो रहे होंगे अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बॉडी ए की कुछ वेलोसिटी होगी, वही हमें चाहिए। क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी के ऊपर रखा हुआ है, तो जहां जहां बी जाएगा वहां ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जाएगा। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी ए की वेलोसिटी निकालनी है तो इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, वही हम यहां पर निकाल रहे हैं। ये जो फॉर्मूला था वो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए था। हमने रेक्टिलिनियर मोशन के लिए पढ़ा था, मतलब वन डायमेंशन के अंदर हमने पढ़ा था ये। अब हम देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला टू डायमेंशंस और थ्री डायमेंशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। कैसे ये वाला फॉर्मूला आया वो भी हम देखेंगे। बच्चों, दूसरी चीज ये, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं, एक एक्सिस और क्लॉक का सेट ही तो है, और इसके रिस्पेक्ट में ही किसी बॉडी का हम मोशन देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे किसी बॉडी की एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही तो होता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस फॉर्मूले के अंदर ग्राउंड पे था, है ना। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी तो हमें दिया ही हुआ था। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमने वो मेजर कर ली इस फॉर्मूले से। अब हम देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में कैसे आया। बच्चों, हमें एक बस दी हुई है, एक कार दी हुई है और एक रोड दे रखी है जिसके ऊपर ये दोनों चल रहे हैं। इस रोड के ऊपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है। इस रोड को हम ग्राउंड भी कह देते हैं। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस बस की कोई ना कोई पोजीशन होगी, तो वो वेक्टर हम ये बना देते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही पोजीशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कार एक वेक्टर से डिफाइन होगी, पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। ये तीन वेक्टर्स हमारे पास आ गए। अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर देखें तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को जब हम प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, तो हमें ये वाला वेक्टर एज ए रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का सम हमें ये वाला वेक्टर दे देगा। ऐसे ही तो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन।
अब हम इसके अंदर देखें कि इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों रोड पे चल रही हैं, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने रोड के ऊपर रखा है, मतलब वो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी होगी। उन दोनों वेलोसिटीज हमें दी हुई हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट्स इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, मतलब इस एक्सिस के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे अगर ये मोशन में है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो रहे होंगे अगर ये मोशन में है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो चेंज हो रहे हैं अगर ये मोशन में है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो बस के कोऑर्डिनेट्स अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार के ऊपर रख दें तो चेंज हो रहे होंगे बस के कोऑर्डिनेट्स भी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों मोशन में है। तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार, मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी हमें अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? वही रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से। अब इसके अंदर वेक्टर भी आ गया है, तो हम पहले देख लेते हैं पोजीशन वाला जो हमारा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा लेते हैं यहां पर। तो पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा रिजल्टेंट था, है ना। ये किसके इक्वल होगा? पोजीशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भूल जाओ। अगर हमें ये ना दिया हो और हमें तब निकालना है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, तो हम कैसे निकालेंगे? वही रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से। तो पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा इसके अंदर? इसको हम यहां ले जाते हैं, पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। यही रिलेटिव वेलोसिटी का इस तरीके का फॉर्मूला था कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये पोजीशन के टर्म में है ना। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिफरेंशिएशन करा हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें ये मिल गया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये वाली वेलोसिटी निकालने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, मतलब अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर रखा और बस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो बस की कुछ वेलोसिटी होगी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, तो वो हमें निकालनी है। तो वो हमें कैसे मिल गई? हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो यहां रखा ही नहीं, हमें वेलोसिटी गिवन थी वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसी से हमने ये निकाली रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से। और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया वो भी हमें पता लग गया। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर भी ये एप्लीकेबल है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस के अंदर ये वाला एप्लीकेबल है फॉर्मूला। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी वेक्टर्स में है। अगर हम इसके अंदर देखें, हमें दो पार्टिकल्स मतलब बस और कार की वेलोसिटी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, चाहे वो ग्राउंड पे है चाहे वो मून पे है। तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, हमारा आंसर इस रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया? अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो ट्रांसलेशन मोशन के लिए है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है फॉर्मूला, नॉट फॉर रोटेशनल मोशन, ओनली फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अगर इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एक स्विमर है, वो स्विम कर सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्विमर है जो स्विम कर सकता है
8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन में दिया हो कि स्विमर कैन स्विम विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये होता है कि वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर स्विम कर सकता है 8 मीटर पर सेकंड में। अभी हमने वाटर की वेलोसिटी है या नहीं है वो तो हमने देखी नहीं, वाटर रेस्ट पे है या वाटर मूविंग है वो तो हमने देखा ही नहीं। सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ है अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि स्विमर वाटर के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड पे स्विम कर सकता है। अगर वाटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड वाटर की वेलोसिटी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब किस डायरेक्शन में दी हुई है वो भी बात नहीं कर रहे, तो स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी? इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिया हुआ है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने वाटर के ऊपर रखा, उस वाटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमें स्विमर की वेलोसिटी दी हुई है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें रखा है ग्राउंड पे। इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें वाटर की वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, अगर वाटर 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है और स्विमर भी 8 मीटर पर सेकंड इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी कितनी आएगी? वो आएगी 13 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वाटर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और उस वाटर के अंदर स्विमर 8 मीटर पर सेकंड पे स्विम कर सकता है, तो टोटल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? 13 मीटर पर सेकंड ग्राउंड पे। मतलब ग्राउंड के ऊपर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसको दिखेगा कि 13 मीटर पर सेकंड से वो आगे जा रहा है, क्योंकि वाटर भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे। उस वाटर के अंदर, वाटर के रिस्पेक्ट में वो 8 मीटर पर सेकंड में आगे जा रहा है, वाटर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो टोटल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड में इसको लगेगा कि 13 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। यही अगर इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड इस तरफ होगी तो इसको लगेगा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ग्राउंड पे रखा हुआ था, कि ये 3 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। अगर ये 8 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाएगा और 5 मीटर पर सेकंड से वाटर आगे जाएगा तो इसको लगेगा 3 मीटर पर सेकंड से ये पीछे वाली डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो हम पहले देख चुके हैं सारी चीजें। हमारा मेन मोटिव था कि वेलोसिटी ऑफ, जो वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला था रिलेटिव वेलोसिटी का 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए, वो डेराइव करने का। क्लियर हो गया ये वाला? तो एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों, हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था वेलोसिटी वेक्टर के लिए। अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? अब इसके अंदर हम देखें कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। ऊपर वाले फॉर्मूले से यही तो आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा इक्वल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के, है ना? बट इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ए जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से आगे, बी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? इसको लगेगा, बी को लगेगा कि ए ना 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगी 1 मीटर पर सेकंड। और इसको लगेगा कि जो बी है वो पीछे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड होगी। तो यही तो हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ये क्लियर हो गया? चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लेना, मैं पढ़ देता हूं। अ ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट and a car is moving with the velocity 8 meter per second due north.
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एज अपीयर्स टू अ पैसेंजर इन ट्रेन। तो बच्चों ट्राई करो पॉज करके, चलो करते हैं। हमें ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है ईस्ट डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है। कार की वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नॉर्थ डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार एज अपीयर्स टू अ पैसेंजर इन ट्रेन, मतलब ट्रेन में कोई पैसेंजर बैठा है वो कार को देखेगा तो उसको कार की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, ये पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछा है बेसिकली, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एडिशन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, है ना, एडिशन वाला जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन हम यूज करते हैं उससे हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो पहले तो ईस्ट डायरेक्शन में था, अब माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं। तो माइनस ऑफ वी टी जी ये आ गया और ये आ गया हमारा वी सी जी, यही तो था। अब हमें निकालना क्या है, वी सी टी। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा निकलेगा, एक की टेल से दूसरे के हेड तक कुछ ऐसा रिजल्टेंट होगा, है ना। तो ये आ गया हमारा वी सी टी, यही है ना उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो वी टी जी हमारा वेस्ट डायरेक्शन में हो गया और वी सी जी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ही है, क्योंकि माइनस लगा दिया हमने वी टी जी के साथ। अगर हम इसको -6i लिख दें और इसको 8j लिख दें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या -i, कंप्लीट हो गया वेक्टर, क्योंकि हमने प्लस एक्स एक्सिस को ईस्ट डायरेक्शन में ले लिया, माइनस एक्स एक्सिस को हमने वेस्ट डायरेक्शन में ले लिया, प्लस वाई एक्सिस को हमने नॉर्थ डायरेक्शन में ले लिया। तो ये i आ गया, ये j आ गया और ये -i आ गया। तो इस डायरेक्शन में तो -i आ जाएगा 6 के साथ, इस डायरेक्शन में तो 8 आ जाएगा j के साथ, है ना। तो ये हमारे वेक्टर्स आ गए। अब इन वेक्टर्स को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा 8j कैप -6i। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं VCT का। ये हमारा VCT वेक्टर आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला क्या था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा क्या होता है, a और b के बीच का एंगल, वो यहां पर 90 डिग्री है, क्योंकि a ये रहा b ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अगर हम ऐसे बना के देखें, VTG ऐसे बनेगा, VCG ऐसा बनेगा, 90 डिग्री है इन दोनों के बीच का एंगल। तो cos थीटा वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बचेगा क्या, √a² + b², वही तो है यहां पर, 8² + 6² का अंडर करेंगे, ये हमारा आ जाएगा VCT का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया, 100 का √10 मीटर पर सेकेंड। तो VCT का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। पैसेंजर को कार कितनी वेलोसिटी से मूव होती हुई दिखेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। अगर हम कहें कि ये एंगल फाई है, तो tan फाई का हमें पता है, वेक्टर वाली वीडियो से पता था हमें कि tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम निकाल लेंगे। बच्चों हमने पढ़ा था ना ये, कि अगर b वेक्टर है ये और a वेक्टर है ये, इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है और रिजल्टेंट कुछ ऐसा आया, रिजल्टेंट और a के बीच का एंगल फाई है, तो tan फाई क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। थीटा a और b के बीच का एंगल होता है ना। और यहां पर
ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल फाई हमें निकालना है। जैसे यहां पर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल फाई दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और थीटा हमें 90 डिग्री तो पता ही है, यहां पर है ही है, दोनों ए और बी के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। तो tan फाई का फॉर्मूला यहां पर आ गया, tan फाई इज इक्वल टू बी साइन 90 डिग्री। अच्छा, बी क्या है यहां पर, ए ये है, बी ये है, तो वी सी जी इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वी सी जी का मतलब वी सी जी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो वी टी जी प्लस वी सी जी, ठीक है, कॉस 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है। ठीक है, माइनस वगैरह नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 और कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो ये आ गया हमारा वी सी जी अपॉन वी टी जी। तो वी सी जी का मैग्नीट्यूड क्या है 8 और ये कितना है 6। तो फाई क्या आ गया, tan इनवर्स 8 अपॉन 6, तो हम लिख देंगे 4 अपॉन 3। तो फाई का हमें मिल गया। तो डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी, पैसेंजर को, जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था पैसेंजर, उसको कार किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, इस डायरेक्शन के अंदर, विद द मैग्नीट्यूड हमारा कितना निकला था 10 मीटर पर सेकंड से। बच्चों इमेजिन करके देखो, अगर ट्रेन ऐसे जा रही है और कार ऐसे जा रहा है, तो क्या लगेगा पैसेंजर को बैठे हुए। पैसेंजर यहां पर देखेगा, एक तो कार इस डायरेक्शन में जाती हुई तो दिखेगी, पैसेंजर को खुद को तो वो रेस्ट पे ही दिखेगा। ठीक है, उसको लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं। तो जब वो ट्रेन को देखेगा तो आगे जाते हुए ट्रेन उसको ऐसे दिखेगी कि एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है और साथ में पीछे वाली डायरेक्शन में जा रही है ना। तो उसको दिखेगा कि इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इमेजिन करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लेना पॉज करके, मैं पढ़ देता हूं। अ बोट मैन कैन रो विद द वेलोसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द रिवर फ्लो स्टेडीली एट 8 किलोमीटर पर आवर, इन विच डायरेक्शन शुड द बोट मैन रो in order to reach the point on the other bank directly opposite to the point from where he started. Width of river is 2 kilometer. तो बच्चों ट्राई करो पॉज करके, चलो करते हैं। एक रिवर दे रखी है, विड्थ जिसकी है 2 किलोमीटर। जो बोट चला सकता है बंदा जो उसके अंदर है, वो है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चला सकता है स्टिल वाटर के अंदर। वाटर अगर मूविंग होगा तो वो अलग वेलोसिटी आ जाएगी उसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन स्टिल वाटर के अंदर वो चला सकता है 16 किलोमीटर पर आवर। अगर रिवर फ्लो करती है 8 किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जो बंदा है वो इस बैंक पे बैठा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन विच डायरेक्शन शुड द बोट मैन रो in order to reach the point on the other bank directly opposite to the point from where he started। अगर उसने इस बैंक से स्टार्ट किया, उसको डायरेक्टली ऑपोजिट इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो किस डायरेक्शन में वो बोट को लेके जाए कि वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, बोट की वेलोसिटी दी हुई है 16 किलोमीटर पर आवर उस स्टिल वाटर के अंदर, और रिवर की वेलोसिटी दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया है तो पॉज करके फिर से ट्राई करो। चलो करते हैं। इसको यहां से लेके यहां तक जाना है बोट को। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती है बोट, 8 किलोमीटर पर आवर है रिवर की स्पीड। तो किस डायरेक्शन में जाए? अगर सीधा जाएगा तो 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड इस डायरेक्शन के अंदर चलाएगा बोट को। ठीक है, लेकिन रिवर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो एक कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो 16 यहां हो गया, 8 यहां हो गया, तो कुछ रिजल्टेंट ऐसा निकल आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी और यहां पहुंच जाएगा, है ना। हम ये नहीं चाहते, तो सीधा वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया कि सीधा सीधा चला जाए। अब हम करते हैं एक दूसरा वाला ऑप्शन। यहां से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन के अंदर अगर बोट जाए,
इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका कुछ कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन के अंदर 16 का, और इस डायरेक्शन के अंदर भी। इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा 8 के साथ। फॉर एग्जांपल ये थीटा है, तो 16 किलोमीटर पर आवर कॉस थीटा प्लस 8 इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन के अंदर होगी 16 साइन थीटा। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकलेगा तब भी कुछ इसी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी निकलेगी, है ना, और पहुंच जाएगा यहां से उठ के यहां पर। लेकिन पहुंचना क्या है, यहां से उठ के यहां पर। तो कैसे निकालेंगे? एक लास्ट ऑप्शन बचा, अगर इस डायरेक्शन में चलता है और हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं तो क्या होगा? तो बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर 16 उसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, और ये थीटा है। रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 8 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। तो 16 किलोमीटर पर आवर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो यहां पर होगा 16 cos थीटा, एक इस डायरेक्शन के अंदर होगा 16 sin थीटा। अगर बच्चों ये वाला 16 sin थीटा इस 8 किलोमीटर पर आवर जो रिवर की स्पीड थी, रिवर की स्पीड को बैलेंस कर दे, मतलब कैंसिल कर दे, बेसिकली 16 इस डायरेक्शन में चला तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर इसके 8 किलोमीटर पर आवर रिवर की स्पीड को बैलेंस कर दे, तो बचेगा क्या कंपोनेंट? सिर्फ इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो बचेगा सिर्फ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, और सीधा वो यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ थीटा निकालना है इसके अंदर। तो कैसे निकलेगा? 16 sin थीटा को अगर हम 8 के इक्वल कर दें तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई। बोट जो है वो इस डायरेक्शन में 16 sin थीटा की वेलोसिटी से जा रही है, रिवर उसको इस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जा रही है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो वो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के अंदर स्पीड 0 हो जाएगी, बचेगी सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर स्पीड, है ना। बोट चल तो वाटर के ऊपर ही रही है ना। तो 16 sin थीटा इज इक्वल टू 8 कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो गया? 8/16 आ गया 1/2, तो थीटा कितना आया? 30 डिग्री। तो बोट 30 डिग्री इस डायरेक्शन के अंदर चलेगी तो उठ के यहां से यहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.